गुलाबी रंग में रंगी हुई थी, यहां तक कि उसके बाल भी गुलाबी रंगे हुए थे। वह 1 मील दूर से ही दिखाई दे रही थी। वह लड़की सिर झुकाए अपने फोन में मग्न होकर चल रही थी। एक सरसरी नजर डालते ही लियू रोयान को फोन की स्क्रीन का एक नजारा दिख गया। वह वी चैट का इंटरफेस था और वहां जो प्रोफाइल पिक्चर लगी थी वह तुम्हारी थी। गर्मी की दोपहर की उस झुलसा देने वाली तपिश में लियू रोयान को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन सी महसूस हुई। वह वहीं की वहीं जम गई। बाई निंगबिंग उसके पीछे चलती हुई आगे निकल गई, लेकिन लियू रोयान के अंदर जल रही गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। उसने तो इसे पहले ही वी चैट पर जोड़ लिया है, मैंने तो इसे अभी तक जोड़ा भी नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? लियू रोयान ने नीचे अपनी ही बदहाली पर नजर डाली। वह इतनी गरीब थी कि उसके पास अपना कोई मोबाइल फोन भी नहीं था, जबकि उस गुलाबी बालों वाली लड़की के पास तोकलाई पर 4 लाख युआन की पटैक फिलिप घड़ी बंधी हुई थी। उस रात लियू रोयान एक बार फिर काम में पूरी तरह से डूब गई और सुबह के तड़के तक जी तोड़ मेहनत करती रही। उसका शरीर एक बेतहाशा रफ्तार से काम कर रहा था। उसने एक फोन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे बचाने का पक्का इरादा कर लिया था। उसके सहकर्मी उसकी इस जबरदस्त लगन को देखकर हैरान थे। इस जवान लड़की में तो हद से ज्यादा जोश भरा हुआ था। क्या वह उन सबको काम में पछाड़कर बेरोजगार करने की कोशिश कर रही थी? लियू रोयान एक कभी न थकने वाली मशीन की तरह काम कर रही थी। आधी रात बीत जाने के बाद भी वह काम करती ही रहना चाहती थी। तभी बाहर से किसी ने उसे आवाज दी। उसके सहकर्मियों ने तुरंत उसे छेड़ना शुरू कर दिया। जरा इसे देखो, इतनी देर रात तक काम कर रही है। अब घर जाओ, बाकी हम लोगों को भी तो गुजारा करने का मौका दो। लियू रोयान, तुम्हें तो सच में एक बहुत बढ़िया साथी मिल गया है। जरा मुझे भी देखने दो कि तुम्हारा यह बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम है। जाहिर है लियू रोयान उन्हें तुम्हें देखने नहीं दे सकती थी। उसने अपने सहकर्मियों को पीछे धकेला और फिर दरवाजे से बाहर की ओर तेजी से दौड़ पड़ी। तुम इतनी कंजूस क्यों बन रही हो? जैसे ही लियू रोयान बाहर भागी, उसकी महिला सहकर्मियों की आवाजें, जो उसे कंजूस होने के लिए मजाकिया अंदाज में डांट रही थीं, अभी भी उसके पीछे गूंज रही थीं। जब तुमने उसे बाहर आते देखा तो तुमने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि तुमने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, लियू रुयान, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। उसने साफ साफ वादा किया था कि वह हर रात 10 बजे तक घर आ जाएगी। फिर भी देखो, आधी रात बीत चुकी थी और उसके घर लौटने का कोई नामो निशान नहीं था। अगर तुम्हें यह पता न होता कि वह सचमुच बहुत ज्यादा गरीब है, तो तुम्हें शक होता कि वह कहीं बाहर मौज मस्ती कर रही है। तुम आधी रात को इतनी दूर सिर्फ उसे घर लाने के लिए आए थे? लियू रोयान, जो पूरी दोपहर गुस्से से उबल रही थी, उसका गुस्सा पल भर में पिघल गया। बाथरूम में पानी बहने की आवाज गूंजने लगी। जब वह उसने आराम से नहाने धोने में काफी समय लगाया और फिर इत्मीनान से बाहर आई। तुम पहले से ही बिस्तर पर लेटे हुए थे, उसकी तरफ पीठ किए हुए और अपने फोन पर कुछ देख रहे थे। अचानक लियू रोयान के चेहरे के हाव भाव बदल गए। शायद उसे दिन में हुई घटना याद आ गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लगा हो कि तुम उस गुलाबी बालों वाली लड़की से चैट कर रहे हो? उसका गुस्सा सचमुच अचानक ही भड़क उठता था। लियू रोयान बिस्तर पर चढ़ गई, शायद तुम्हारी फोन स्क्रीन पर चोरी छिपे नजर डालने के इरादे से। हालांकि जब तक वह तुम्हारी तरफ झुकी, फोन की स्क्रीन पहले ही बंद हो चुकी थी। तुम सो चुके थे, तो फिर यह देखने की उसकी कोशिश बेकार ही गई कि तुम क्या कर रहे थे। उसे निराशा और राहत का मिला जुला एहसास हुआ। तुम्हारी सांसें इतनी धीमी थीं, इतनी शांत, कि उसे थोड़ी घबराहट होने लगी। अचानक एक अजीब सी बेचैनी के चलते उसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियां तुम्हारी नाक के ठीक नीचे रख दी। 1 सेकंड बीता, फिर 2, आखिरकार तीसरे सेकंड पर सांस की एक हल्की सी गर्माहट उसकी उंगलियों को छूकर गुजरी। तब जाकर लियू रोयान ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, तुम अभी भी जिंदा थे। उसकी आंखों में हैरानी की एक हल्की सी झलक दिखाई दी। एक प्योर साइंस की स्टूडेंट के तौर पर लियू रुयान एक समय उन रोमांटिक ख्यालों और काव्यात्मक भावनाओं को समझने में पूरी तरह असमर्थ थी, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के दिमाग में भरी रहती थी। उसे तो यह भी लगता था कि बस एक बॉयफ्रेंड ढूंढना, शादी करना, बच्चे पैदा करना और एक साधारण परिवार बनाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जीवन भर की पूरी सार्थकता। लेकिन एक असफल बिजनेस के ठप हो जाने से सब कुछ पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया। यहाँ इस बदहाल, तंग और बेहद सस्ते मोटल के कमरे की चार दीवारी के भीतर
उसके दिल की गहराइयों में एक नया विचार जड़ जमाने लगा। ऐसा लगा मानो उसे अचानक उस चीज का असली सार समझ आ गया हो, जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं। शादी की असली नींव, फिर भी कुछ ऐसा जो शादी की संस्था से भी कहीं बढ़कर है। अगले दिन आप पास के शाओमी स्टोर पहुंचे। सबसे सस्ता मॉडल कितने का है? आपने पूछा। ये वाला सिर्फ 341 युआन का है। ये स्टूडेंट्स के लिए या माता पिता और बुजुर्ग रिश्तेदारों के लिए एकदम सही है, क्लर्क ने जवाब दिया। आपकी तो सांस ही अटक गई। यह सच था कि लियू रोयान का फोन का इस्तेमाल ज्यादातर कॉल करने और वीचैट चेक करने तक ही सीमित था, लेकिन उसके लिए ऐसा मॉडल खरीदना जो आमतौर पर बुजुर्गों के लिए माना जाता है, थोड़ा ज्यादा ही लग रहा था, है ना? फिर भी एक पल सोचने के बाद और यह मानते हुए कि आपके पास वैसे भी कोई फालतू पैसे नहीं थे, आपने तय किया, ज्यादा हो या कम, जो भी हो, यही सही। मैंने इस खरीदारी से जुड़े सारे कागजात पहले ही पूरे कर लिए हैं। तुम्हें अब पुल के नीचे अपनी ईजल लगाकर अपना स्टॉल लगाने वापस चले जाना चाहिए। जब लियू रोयान खाने का डिब्बा लेकर पहुंची, तो आप अपनी पेंटिंग में पूरी तरह डूबे हुए थे। हमेशा की तरह उसने खाने का डिब्बा नीचे रखा और बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ गई। रुको, लियू रोयान, मैंने तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीदा है, आपने आवाज दी और उसे ठीक समय पर रोक लिया। लियू रोयान रुक गई। फोन नंबर और वीचैट अकाउंट मेरी आईडी पर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए बेझिझक उनका इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें कोई और ऐप डाउनलोड करना हो, तो उसके लिए भी तुम मेरी आईडी नंबर का इस्तेमाल कर सकती हो। मैंने तुम्हें वीचैट पर पहले ही मैसेज भेज दिया है। लियू रोयान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने पूछा, क्या तुम पतझड़ के मौसम के लिए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं बचा रही थी? फिर तुमने मेरे लिए फोन खरीदने का फैसला क्यों किया? तुमने अपना बहाना पहले ही सोच रखा था। मैं बस यह नहीं चाहता कि मैं तुमसे कभी संपर्क न कर पाऊं, और मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें काम से लेने के लिए मुझे आधी रात को इतनी दूर तक दौड़कर जाना पड़े। लियू रुयान की सिकुड़ी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, तो अब तुम्हें अपने काम पर वापस जाना चाहिए, अच्छे पैसे कमाना। यह देखकर कि उसे कोई शक नहीं हुआ, तुमने आखिरकार राहत की सांस ली। लियू रुयान फोन लेकर चली गई और पूरे रास्ते उसे बड़े प्यार से थामे रही, जब तक कि आगे एक लड़की ने उसका रास्ता नहीं रोक लिया। लियू रोयान ने ऊपर देखा, उसके चमकीले गुलाबी बालों को देखकर और यह याद करके कि इस लड़की के परिवार के पास पहले से ही तुम्हारा वीचैट संपर्क था। लियू रोयान के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। बाई निंगबिंग ने अपनी बाहें अपनी छाती पर बांध लीं और लियू रोयान के हाथ में रखे फोन पर एक ठंडी तिरस्कार भरी नजर डाली। तुम उसके लिए इतने पैसे कमाती हो और बदले में वह तुम्हें यह कबाड़ देता है? लियू रुयान को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या यह चेन फैन की चाहने वालों में से एक नहीं है? यह उसके पीठ पीछे उसकी बुराई क्यों कर रही है? इससे तुम्हें क्या लेना देना? लियू रुयान ने ठंडे स्वर में पूछा। बाई निंगबिंग ने अपना मासूमियत का मुखौटा उतार दिया और उसका लहजा साफ तौर पर ढिठाई भरा हो गया। मेरे घर में टॉयलेट साफ करने वाली बाई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करना अपनी शान के खिलाफ समझेगी। लियू रुयान ने फोन एक तरफ रख दिया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम आखिर हो कौन? उसे याद नहीं आ रहा था कि उसकी कोई छोटी बहन भी है, और ऐसी तो बिल्कुल नहीं जो इतनी मनमौजी हो और जिसने सिर से पांव तक इतने महंगे कपड़े पहने हों। बाई निंगबिंग मुस्कुराई। मैंने थोड़ी सी छानबीन की है। तुम रोज दो दो नौकरियां करती हो, महीने के 10,000 से ज्यादा कमाना, भले ही कोई बहुत बड़ी दौलत ना हो, लेकिन कम से कम तहखाने में रहने की बेइज्जती से तो बचा ही लेता है। मैं ही हूं जिसे वह नीचे खींच रहा है। मुझे दीदी कहने की हिम्मत मत करना, मुझे इससे घिन आती है। रुयान जी, मैं चुपके से तुमसे मिलने आई हूं। दादाजी ने कहा था कि अगर तुम फिर से अपना बिजनेस शुरू करने में कामयाब हो गई, तो वह तुम्हें घर वापस आने देंगे। लेकिन जब वह तुम्हें इस तरह नीचे खींच रहा है, तो कौन जाने कब या कभी तुम वापस आ पाओगी भी या नहीं। बोलते हुए लियू रुयान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और गुलाबी बालों वाली लड़की को एक तरफ हटा दिया। उसे इस इंसान पर एक पल भी बर्बाद करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो पूरा का पूरा पैसे का लालची है। वह कई दिनों से सड़क पर ठेला लगा रहा है, फिर भी सिर्फ मैंने ही उसे वीचैट पर जोड़ा है। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरी कलाई पर बंधी घड़ी देख ली थी, जिसकी कीमत लाखों में है। वह तो बस धोखा देने की फिराक में है। वीचैट पर जोड़ने की बात सुनते ही लियू रोयान का खून खौल उठा। वह पीछे मुड़ी और पलटकर बोली, ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने ही उसे जबरदस्ती ज्यादा पैसे भेजने की जिद की थी,
और जानबूझकर उसे वी चैट पर जोड़ने के लिए फंसाने की कोशिश कर रही थी। ये मत सोचना कि उसने यह सब नहीं देखा। उसने बिल्कुल देख लिया था कि तुम क्या कर रही थी। और पैसे भेजने के लिए हमेशा वी चैट पर जोड़ने की जरूरत नहीं होती। पेमेंट के लिए क्यूआर कोड दिखाना भी काफी होता है। दीदी, इतनी भोली मत बनो। वह पक्का पैसे का लालची है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, तो मैं अभी उसे वी चैट पर मैसेज भेजकर आज रात डिनर पर बुलाती हूँ। बस देखते रहना कि वह आता है या नहीं। बोलते हुए उसने जल्दी से अपना सिर झुकाया और मैसेज टाइप करने लगी। लियू रुयान तुरंत गुस्से से लाल हो गई। मेरे बॉयफ्रेंड का चरित्र कैसा है, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कि तुम उसकी परीक्षा लो। उसने बाई निंगबिंग को रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैसेज तब तक भेजा जा चुका था। जब दोनों औरतें आपस में झगड़ रही थीं, तभी अचानक फोन की स्क्रीन पर चैट विंडो में एक लाल रंग का विस्मयादिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई दिया। बाई निंगबिंग ने हैरानी से पूछा, क्या तुमने उसका फोन लेकर उसे ब्लॉक कर दिया? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतनी आसानी से उसे ब्लॉक कर देगा। आखिरकार ऐसा कौन होगा जो किसी ऐसे चाहने वाले को ठुकरा दे, जो सुंदर भी हो और अमीर भी? बाई निंगबिंग वहां खड़ी रही, बिल्कुल बेवकूफों जैसी लग रही थी, जैसे कोई जोकर हो। लियू रोयान आगे बढ़ी और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे लड़की के गाल पर एक गहरा लाल निशान पड़ गया। उसने सख्त चेतावनी दी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम असल में किसके पीछे पड़ी हो। बस उससे दूर रहना, वरना अगर मैंने सख्ती की तो मुझे दोष मत देना। लेकिन दीदी, मैं तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। लियू रुयान के जाने के बाद वह जितना ज्यादा इस बारे में सोचती, उतनी ही ज्यादा हैरान होती जाती। ये कोई अजीब बात नहीं थी कि गुलाबी बालों वाली लड़की उसका नाम जानती थी, लेकिन उसे उसकी मौजूदा नौकरी के बारे में इतनी बारीक जानकारी कैसे मिल गई? वह आखिर करना क्या चाह रही थी? लियू रुयान को याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी किसी से ऐसी दुश्मनी मोल ली हो जो उससे इतना बदला लेना चाहती हो। इसी उधेड़बुन में उसने अपना फोन निकाला और एक कॉल किया। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद व्यक्ति काफी व्यस्त और कुछ बेचैन लग रहा था। ये मैं हूं, लियू रोयान। दूसरी तरफ अचानक अफरा तफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे वे इतने चौंक गए हों कि उनके हाथ से फोन जमीन पर गिर गया हो। सीनियर, क्या आप अभी ठीक हैं? जियांग शिंगयू इतनी भावुक हो गई थी कि उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे। हम तो चिंता के मारे पागल हुए जा रहे थे। सीनियर, आप आखिर कहाँ चली गई थी? महीनों से आपकी कोई खबर नहीं मिली। अब सब कैसा चल रहा है? लियू रोयान को अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई और उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। जियांग शिंगयू ने सिसकी भरी, उसकी आवाज भावनाओं से भर आई थी। यह अफसोस की बात है, हमने पहले ही एक नया वेंचर शुरू कर दिया था और फंडिंग का अपना पहला राउंड भी हासिल कर लिया था। सुरक्षित रहने के लिए मैंने इसके बजाय एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। सीनियर, क्या आप फिर से कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोच रही हैं? अगर आपको मेरी जरूरत हो, तो मैं अपनी नौकरी छोड़कर कभी भी आपके साथ जुड़ सकती हूँ। ल्यूरोयान कुछ देर तक चुप रही। फिर आखिरकार उसने पूछा, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? जियांग शिंगयू को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, क्योंकि जाहिर है मैं आपके साथ मिलकर एक सफल करियर बनाना चाहती हूँ। सीनियर, आप मेरी आदर्श हैं। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर दुनिया के मंच पर अपनी जगह बनाओगी। यह सुनकर लियो रोयान को थोड़ा अजीब लगा। जियांग शिन्यू ने उस पर बहुत ज्यादा अंधा भरोसा कर रखा था। उसे यह पता नहीं था कि लियो रोयान पर जो कर्ज था, उसे चुकाने में कई जन्म लग जाएंगे। हालांकि लियो रोयान अभी उसकी हिम्मत तोड़ना नहीं चाहती थी। अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तुम बस यहां अपना काम अच्छे से करने पर ध्यान दो। पहले हुई एक घटना को याद करते हुए उसने एक और सवाल पूछा, क्या तुम्हें याद है कि हमने कभी गुलाबी बालों वाले किसी जूनियर स्टूडेंट को नाराज किया हो? या शायद किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी को, जिसका सरनेम बाई हो? क्या तुम्हें पता है कि वह किस परिवार से है? किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी जो इतनी अलग दिखे? मुझे तो ऐसी कोई याद नहीं आ रही। चलो मैं कैक्सिन और दूसरों से पूछ लेती हूँ। बाई निंगबिंग का कहा हुआ एक वाक्य अचानक लियो रुयान के दिमाग में कौंधा। दादाजी ने कहा था कि अगर मैं फिर से कोई बिजनेस सफलतापूर्वक शुरू कर पाई, तो मैं घर वापस जा सकती हूँ। आखिर बाई निंगबिंग के दादाजी थे कौन? और घर वापस जाने का मतलब क्या था? लियू रुयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी उसे लगा कि किसी ऐसे अजनबी के बारे में सोचकर परेशान होना बेवकूफी होगी। वैसे सीनियर,
क्या तुम अभी भी उस लड़के के साथ हो? तुम्हें पता है उसके साथ वह चेन फैन की बात कर रही थी। उसकी किसी भी करीबी दोस्त को वह लड़का पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि लियू रुयान उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। फिर भी वह लड़का बिल्कुल एहसान फरामोश था। वह न सिर्फ लियू रुयान के साथ बुरा बर्ताव करता था, बल्कि यह भी शिकायत करता था कि उसके दोस्त उस पर बुरा असर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसे लगातार ओवरटाइम करना पड़ता है। फिर भी उसे नापसंद करने के बावजूद जियांग शिन्यू अपने जीजा जी के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे डर था कि अगर उन दोनों की शादी हो गई तो कहीं वह उसकी नजरों से गिर न जाए। ल्यूरुयान को ठीक ठीक पता था कि वह किसके बारे में बात कर रही है। हाँ, हम अभी भी साथ हैं। जियांग शिन्यू के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर भी उसने अपनी समझदारी और भावनाओं पर काबू बनाए रखा। खैर, वह काफी अच्छा इंसान लगता है। वह तुमसे सच में प्यार करता है। लियू रोयान ने धीरे से कहा। प्यार, यह कुछ अजीब सा शब्द सुनकर उसके दिल में एक गर्म लहर सी दौड़ गई। हालांकि यह उतना मीठा नहीं लगा जितनी उसे उम्मीद थी। उसने अपना ध्यान वापस अपने फोन पर लगाया। फोरम पर स्क्रॉल करते हुए सबसे ज्यादा चर्चा का विषय वह भीड़ थी जो दर्शनीय स्थल के प्रवेश द्वार पर जमा थी। ज्यादातर ऐसे पर्यटक जिनके पास फालतू समय था और जो बस इधर उधर बैठे थे। जैसे ही उसने और नीचे स्क्रॉल किया, उसे एक छोटा सा वीडियो मिला जिस पर 50,000 लाइक्स थे। और उसे एहसास हुआ कि उसमें जो व्यक्ति दिख रहा था, यह तो उतना अच्छा भी नहीं है। आखिर यह इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? हैरान होकर तुमने उस यूजर के होम पेज पर क्लिक किया। तुम्हारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसके 3 लाख फॉलोअर्स थे। हर एक चित्र में चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सही बने थे। फिर भी उनमें कोई जान या रूह नहीं थी। और फिर भी कमेंट सेक्शन उन लोगों से भरा पड़ा था जो चित्र बनवाने की गुहार लगा रहे थे। ब्लॉगर ने अपनी प्रोफाइल पर यह भी लिखा था कि वह दिन में सिर्फ 10 ही ऑर्डर लेता है। यानी वेटिंग लिस्ट पूरे 1 महीने की थी। तुम्हें तुरंत ही आत्मविश्वास की एक लहर महसूस हुई। मैं भी यह कर सकता हूं। तुम्हें एहसास हुआ कि तुम आसानी से दिन में 50 चित्र बना सकते हो और इस आदमी से कहीं ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो। ठीक उसी समय तुम्हारा फोन बजा। लियू रुयान का फोन था। फोन पर एक अनजान महिला की आवाज घबराई हुई लग रही थी और साथ में पीछे से शोर शराबा भी सुनाई दे रहा था। वहां पहुंचने पर तुमने देखा कि लियू रुयान लोगों की भीड़ से घिरी हुई थी। वह एक खंभे से टिककर बैठी थी। उसके माथे से गाल तक खून की एक लकीर बह रही थी और उसकी आंखें खाली खाली सी कहीं दूर घूर रही थीं। लियू रोयान, मैं चेन फैन हूं। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? लियू रायान ने अपनी आंखें जबरदस्ती खोलने की कोशिश की ताकि वह तुम्हें ठीक से देख सके, लेकिन उसकी पलकें भारी लग रही थीं। इतनी भारी कि उठ ही नहीं पा रही थी। फिर भी जिद और हिम्मत के साथ उसने उन्हें पूरी तरह से बंद नहीं होने दिया। तुम्हारी आवाज में घबराहट थी और उसमें सच्ची फिक्र झलक रही थी। ये उस कोरी बेइज्जती और चिड़चिड़ाहट से बिल्कुल अलग थी जिसकी उसे तुमसे पहले सुनने की आदत पड़ चुकी थी। चेन फैन, मैं पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूं। तुम मेरे साथ ही रहोगे, है ना? अस्पताल के वार्ड में तुम पूरे दिन उसके बिस्तर के पास ही बैठे रहे। शाम ढलने पर कहीं जाकर लियू रुयान को होश आया और वह जागी। असल नॉवेल की कहानी के मुताबिक हीरोइन तब जख्मी हो गई थी जब उसने एक छोटी बच्ची को खतरे से बचाने के लिए उसे धक्का देकर दूर किया था और बदले में खुद किसी भारी चीज की चपेट में आ गई थी। जब असल हीरो को फोन आया तो उसने बस उसे अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए कोसा था और उसे अस्पताल ले जाने से साफ मना कर दिया था। यह एक ऐसा बेरहम काम था जिसकी वजह से हीरोइन की जान जाते जाते बची थी। होश में आने के बाद भी हीरोइन को असल हीरो से कोई हमदर्दी नहीं मिली। इसके बजाय उसने उस पर गालियों की बौछार कर दी थी। तुम्हारे जैसी गर्लफ्रेंड होना सचमुच मेरी जिंदगी की सबसे बुरी किस्मत है। तुम कंगाल और दूसरों पर बोझ बनने वाली। न सिर्फ तुम पैसे नहीं कमा सकती, बल्कि तुम मेरा पैसा भी पानी की तरह बहाती हो और मेरा खून चूसती हो। तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? ये जालिम शब्द अक्सर हीरोइन के बुरे सपनों में उसे डराते थे। किताब पढ़ते समय तुमने यह हिस्सा अनगिनत बार पढ़ा था। अब जब कहानी हकीकत में बदल रही थी तो तुम्हें ही वे कड़वे शब्द बोलने की उम्मीद की जा रही थी। उन्हें बोलना लियू रुयान को गहरा दुख पहुंचाना होता। फिर भी चुप रहना असल हीरो के तय किरदार के खिलाफ होता, जिससे लियू रुयान को शक हो सकता था। तुम्हारे होंठ हिले,
लेकिन उनसे एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। यह लियू रुयान ही थी जिसने सबसे पहले अपना सिर झुकाया। मुझे माफ करना, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। कोशिश करना कि इसकी वजह से हमारी कमाई पर ज्यादा असर न पड़े। उस पल तुम चाहकर भी उसे उन आंखों से देखने से खुद को रोक नहीं पाए जो दिल के दर्द से भरी हुई थी। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर वह माफी क्यों मांग रही थी? लियू रुयान, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। अगर तुम्हें चोट लग गई तो तुम पैसे नहीं कमा पाओगी। तुम्हें तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगनी चाहिए। लियू रुयान ने अपनी गहरी काली आंखों से तुम्हारी तरफ देखा, मानो वह तुम्हारी आंखों के पार देखकर सीधे तुम्हारे दिल में झांकने की कोशिश कर रही हो। यह अलग था, बहुत ही अलग। हालांकि तुम दोनों एक ही बात कह रहे थे, उसे पैसे कमाने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन इस समय तुम्हारे चेहरे पर जो भाव थे वे गहरे दुख और अपराध बोध को छिपा नहीं पा रहे थे। तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा था? रो मत, चैन फैन। वह तुम्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें लगा जैसे तुम कहानी के जाल में फंस गए हो, आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति में, जहां तुम्हें अपनी सच्ची भावनाओं के खिलाफ जाकर ऐसे काम करने पड़ रहे थे जो तुम्हें पसंद नहीं थे। तुम सच में उसके सामने अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख देना चाहते थे, लेकिन तुम्हें डर था कि वह तुम्हें कोई पागल समझकर खारिज कर देगा, जो किसी पागल खाने से भाग आया हो। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग अक्सर पक्के भौतिकवादी होते हैं। वह ऐसी अजीबो गरीब कहानी पर कभी यकीन नहीं करता। तुमने मेज पर रखा लंच बॉक्स उठा लिया। मैं जाकर हमारे लिए कुछ खाना ले आता हूं। बगल वाले बिस्तर के पास पहरा दे रहे एक बुजुर्ग आदमी ने अचानक बीच में टोकते हुए लियू रुयान से पूछा, बेटी, क्या यह लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? लियू रुयान ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया और अपने बगल वाले बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला की तरफ देखा। वह बुजुर्ग जोड़ा शायद 70 साल के आसपास का, शांत और दयालु चेहरों वाला था और बहुत ही मिलनसार लोग लग रहे थे। बुजुर्ग आदमी ने मजाक करते हुए कहा, तुम बहुत किस्मत वाली लड़की हो। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बहुत परवाह करता है। वह लगातार तुम्हारी आईवी ड्रिप पर नजर रखे हुए है। जैसे ही वह खत्म होने लगती है, वह नर्स को बुला लेता है। उसने एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। वह आज सुबह से ही यहां पहरा दे रहा है। बुजुर्ग आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि उसने अभी तक दोपहर का खाना भी नहीं खाया होगा। मैंने तुम दोनों को करीब 11 बजे यहां आते देखा था। लियू रुयान ने बिस्तर के पास रखी मेज पर अपना फोन टटोला, जांग शिन्यूए का कॉन्टैक्ट प्रोफाइल खोला और कुछ शब्द टाइप किए। पैसे उधार चाहिए, वापसी का समय बाद में तय होगा। जंग शिन्यूए ने पहले भी कई बार बड़े ही नजाकत से उससे पूछा था कि क्या उसे किसी तरह की आर्थिक मदद की जरूरत है। लियू रुयान एक स्वाभिमानी औरत थी जो किसी के आगे झुककर उधार मांगना पसंद नहीं करती थी। लेकिन अगर उसने अब अपना घमंड छोड़कर किसी के आगे सिर नहीं झुकाया, तो वह उसे ही तकलीफें उठाने पर मजबूर कर देगी। वह उसे अपनी आंखों के सामने देख सकती थी, दिन रात चित्र बनाते हुए, अपनी सारी जान लगाकर मेहनत करते हुए, सिर्फ उसके मेडिकल बिलों के लिए पैसे जुटाने की खातिर, सिर्फ अपने घमंड को बचाने के लिए उसे तकलीफों में डालना। यह बिल्कुल भी सही नहीं था। वार्ड का दरवाजा खुला और तुम अंदर आए, हाथ में वह खाना लिए जिसे तुम लेने गए थे। अस्पताल का खाना असल में काफी बढ़िया था। 2 तरह का मांस, 2 तरह की सब्जियां और कमल की जड़ और पोर्क रिब का एक कटोरा सूप। लेकिन लियू रुयान हैरान थी। तुम्हारा खाना भी इतना फीका क्यों था? तुम्हारे लंच बॉक्स में भी ठीक वही चीजें थीं जो उसके में थीं, और उसे याद था कि तुम्हारी खाने की पसंद कैसी थी। तुम जानबूझकर अपनी चॉपस्टिक्स अलग कर रहे हो ताकि अगर तुम्हें कुछ खाने की तलब लगे और तुम मेरी प्लेट से खाना छीनने की जिद करो, तो मैं बेचारी बीमार बनकर तो नहीं रह सकती, है ना? लियू रुयान चुप हो गई। वह उस तरह की इंसान नहीं थी। हालांकि पास में बैठे बुजुर्ग सज्जन उसकी असलियत भांप गए। उसे असल में डर था कि तुम्हारा खाना फीका होगा, इसलिए उसने जानबूझकर ठीक वही खाना चुना था जो तुमने चुना था। तुम पूरी तरह से हैरान दिखे, फिर शर्मिंदगी से अपनी नजरें फेर लीं, अपनी बनाई हुई छवि को बनाए रखने की कोशिश करते हुए। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लियू रुयान ने बचाव करते हुए कहा। 10,000 से भी ज्यादा, और तुम अभी से इस बात की चिंता कर रहे हो कि पैसे कहां से जुटाओगे। लियू रुयान, क्या तुम सच में इतनी बदनसीब हो? तुम्हें अभी अभी तो अपनी तनख्वाह मिली थी और तुरंत ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। क्या यह कायनात जानबूझकर तुम्हारे पीछे पड़ी है? लियू रुयान बीच में बोली। खैर, जैसा कि कहावत है,
जब आप गरीब होते हैं तो ठंडे पानी का एक घूंट भी आपके दांतों में अटक सकता है। आप निशब्द रह गए। कितनी अशुभ, फिर भी दर्दनाक रूप से यथार्थवादी बात थी यह। लेकिन चिंता मत करो। लियो रुयान ने अपना फोन उठाया और आपको कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं पैसे उधार लेने में कामयाब रही। आप अपने फोन की स्क्रीन को घूरते रहे, उन 20,000 युआन को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, जो अभी अभी आपके खाते में आए थे। क्या वह सच में पैसे उधार लेने में कामयाब रही? ये बात समझ में नहीं आती।